जैसे पहले पिछले लास्ट क्लास में माइटोसिस हुआ था, माइटोसिस के 4 स्टेजेस क्या थी? हाँ, ठीक है। आप लोग साइंस बैकग्राउंड के कितने लोग हैं? कॉमर्स, साइंस कोई है? मैथ्स तो है? साइंस नहीं? आप नहीं? ठीक, ठीक। तो 4 स्टेजेस लास्ट क्लास में हुई थी। इतने के बाद भी अगर कोई टर्म ना याद रख पाए, हाँ, तो वो अच्छे से याद कर लो भाई। जैसे इन्होंने बताया, पी, पी क्या था? प्रोफेस। एम क्या था? अच्छा, आपने वो टर्म पूछा था, पता चला था क्या है? क्या है? रंजक। तो ये तो एक तरह से डाई हुआ ना, मतलब डाई, उसी को रंजक बोलेंगे। तो हीम डाई कह रहे थे वो। और इसकी डिटेलिंग आपके स्कोप से बाहर है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जैसे ये आरओ वगैरह का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगेन एग्जैक्ट वैसे नहीं मुझे याद है, लेकिन आप क्वेश्चन की डेप्थ से, मतलब क्वालिटी से समझिएगा कि वो आपसे एक जनरल बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसमें ये आरओ या ए आर ओ, मतलब बाकी एग्जाम भी देने का आप लोग सोचते हैं कि बस यूपीएससी है? सॉरी, वो भी दिया, ठीक है। मतलब उसके अलावा और देना है ना, लिस्ट में है, ठीक है। क्योंकि इसी जनवरी से अभी चालू होंगे, राइट? इसी जनवरी से आप लोग के एग्जाम वगैरह के अभी नोटिफिकेशन नवंबर दिसंबर से आने लगेंगे। और फिर आप लोग के एग्जाम का जो साइकिल है, दूसरी स्टेट का भी देते होंगे। अच्छा, पहले किसी ने यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने पहले कभी दिया है एग्जाम? यूपीएससी या कोई भी स्टेट एक? पीसीएस दिया है, आरओ आरओ दिया है, एनडीए, बाकी फ्रेशर्स है। हाँ, आरओ आरओ दिया है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आरओ आरओ का है, कौन सी ईयर का है मुझे नहीं पता। ऑप्शन वगैरह गलत हो सकते हैं, लैंग्वेज थोड़ा अलग हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था। अब बताइए, मियोसिस पहली क्लास में लोगों ने पढ़ा था ना, कितनी तरह की थी? 3 तरह की, एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। एमाइटोसिस क्या हो गया? एक तरह से फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, वो सब एक तरह से एक इकट्ठे एमाइटोसिस में आ गए, जो कि बेसिकली लोअर क्लास एनिमल्स या बैक्टीरिया इस तरह में उनमें होता है, ठीक है। तो माइटोसिस हो गया। तो माइटोसिस अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अभी थोड़ा सा जरा सा एक आध पॉइंट्स और बचे, वो हो जाएगा। अब ये पहले बताइए, meiosis will take place in which kind of cell या which kind of organ? पहला कौन बोल लेना चाहेगा? लिवर। लिवर को ऊपर बोलते हैं ना, सबसे बड़ी ग्लैंड बॉडी में कौन सी है? लिवर है, सही है। सेकंड वन है, तो पहली कौन सी है? सेकंड ऑप्शन है, ओके ओके। एक सेकंड ऑप्शन आ रहा है, किसी ने लिवर बोला क्या? अच्छा, अच्छा, लिवर तो, लिवर कब किसने लिया था अभी? एक लिवर के लिए आया, और कोई? और ये आरओ आरओ का है, डायरेक्ट है। आइए आइए, बताइए, गेस मारिए। छोड़ देते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। नेगेटिव है तो छोड़ना भी सेंसिबल है भाई। पेपर इवेलुएट करते चलिएगा, कहां छोड़ना है, कौन सा करना है। आइए बताइए, इधर वाले, सेकंड ऑप्शन।
Meiosis will take place in which kind of cell या which kind of organ? First. Largest gland of the body हो गई. ठीक है. अब इसी क्वेश्चन को लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन सी होगी. अब ये सब डायरेक्ट है, ये सब आपको जैसे आरओ एआरओ या जो बाकी एग्जाम देते हैं ना पीसीएस के या दूसरे स्टेट के, जो डायरेक्ट आएंगे वो इस तरह के आ सकते हैं जो फैक्चुअल होते हैं. तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी तो लीवर होगी. लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होगी? पैनक्रियास. एक ऑप्शन आया है पैनक्रियास का. मैडम पैनक्रियास में क्या दोनों होंगी? नहीं वो तो ठीक है. क्वेश्चन ये है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ऑफ द बॉडी कौन सी है ह्यूमंस में. लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड लीवर तो यहां पे है. लार्जेस्ट को तो लार्जेस्ट ग्लैंड हो गई ना. इसी में मैंने एक टर्म जोड़ दिया एंडोक्राइन ग्लैंड. अच्छा पहले ये वाला कर लेते हैं. ठीक है लीवर. हाँ ये देखिए बाकी लोग जो नए आए हैं, क्वेश्चन ये है कि मियोसिस विल टेक प्लेस इन विच काइंड ऑफ सेल. पहला है लीवर, टेस्टिस, किडनी, चौथा है नोटा. अभी तक इन दोनों के लिए हुआ है. दो लोग, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? और कौन आया था? चलिए इसका आंसर है टेस्टिस. ये आरओ के कौन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कौन से ईयर मुझे नहीं याद है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस तरह के ही आएंगे डायरेक्ट, और इस तरह का ही वो आपसे उम्मीद करते हैं. वो आपसे डिटेलिंग या डायग्राम या इस तरह की चीज का वो उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे हैं प्रीलिमिनरी लेवल पे. आपका साइंस या साइंटिस्ट के लिए वो नहीं हो रहा एग्जाम. तो इसलिए वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं कि भाई बेसिक भी आदमी को पता है कि नहीं. ठीक है. अच्छा इसका क्या आंसर? एक ऑप्शन दिया उन्होंने पैनक्रियास. सब एग्री कर रहे हैं? वहां से दिख रहा है ना इधर, ये इसकी वजह से रुक रहा है. ठीक. पैनक्रियास. और कोई छोड़ेंगे? ठीक. नहीं नहीं भाई, ये भी छोड़ना भी समझदारी रहेगा. एग्जाम में करिएगा. एग्जाम पेपर ना 2 या 3 वेव में करते हैं. ये आप जब इंटरव्यू पढ़ेंगे लोगों का या वैसे समझिएगा. हाँ थायराइड गूगल वगैरह तो नहीं किया? अरे यहां भी चीटिंग करोगे तो कैसे चलेगा यार. चलो ठीक है, आंसर है थायराइड ग्लैंड. ठीक है. ये आपको देखिए शायद क्लास के बाद आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ना देखें. ठीक है, मोस्टली ऐसा नहीं करते होंगे या नहीं कर पाते होंगे. इस वजह से मैं क्लास में कई सारे खुद से बटोर के लाता हूं प्रीवियस ईयर के, खासकर टॉपिक के साथ उस हिसाब से पढ़ाता हूं कि एक तो पहली बात आपका एक काइंड ऑफ रिवीजन हो जाए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का. दूसरा आपको ये आइडिया रहे कि हमारी डेप्थ कितनी है. ऐसा नहीं है कि हम अब साइंस पढ़ रहे हैं तो हम साइंस ही पढ़ते जा रहे डिटेलिंग. हमें जरूरत कितने की है. अब जहां भी जैसे फॉर एग्जांपल क्वांट या कोई ऐसा टॉपिक चलेगा तो उसमें बायो वाले या कॉमर्स, वो बायो वाले तो एकदम निहत्थे हो जाएंगे, वहां मैथ्स वाले और कॉमर्स वाले आगे बढ़ जाएंगे. तो ऐसा नहीं होगा ना. हमें लेवल प्लेइंग फील्ड करना रहता है एग्जाम के लिए. वो पेपर ऐसे बनाते हैं, वो आपसे उम्मीद ऐसी करते हैं. ठीक है. तो ये आपके यहाँ पे 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए. ठीक है, 1, 2 और 3. और इसी की जगह कभी कभी माइटोसिस कर देते हैं अलग अलग स्टेट एग्जाम्स में या आरओ में या आपके उसमें जो एलडीएल इस तरह के एग्जाम्स नहीं है. तो यूजुअली सीधा सीधा पूछ लेंगे. ठीक है, वो बच्चा सोचता है कि अरे कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज पूछेंगे, कुछ ऐसा कुछ इतना मैं क्या पढ़ लें कि जो किसी को नहीं आता और हम सबसे ज्यादा स्कोर कर जाए. और बाई चांस खेल सिंपल में होता है. ठीक है. तो जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था माइटोसिस, एमाइटोसिस और मियोसिस. तो जैसे सेल बॉडी में ना 2 तरह की सेल्स पाई जाती है. जर्म सेल्स या इन्हीं को आप कह सकते हो सेक्स सेल्स, और इनके अलावा जितनी है ना आप उनको सोमैटिक सेल्स बोल सकते हो. सोमा मीन्स होता है बॉडी. ठीक है.
और सोमैटिक सेल्स। तो जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है, इसका रोल बेसिकली हमारे गोनाड्स मींस, हिंदी में बोलते हैं जिन्हें जननांग। अब गोनाड्स क्या होते हैं? ये सिंबल है मेल का या फीमेल का, ठीक है। तो मेल के गोनाड्स होंगे टेस्टिस, फीमेल के होंगे ओवरीज। ये उनके लिए बता रहा हूं जो नॉन साइंस के हैं, जिन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन है या कोई, तो ताकि वो लिंक करते चलें बेसिक से, ठीक है। तो ये प्राइमरली पाई जाएंगी, क्योंकि जैसे नाम से ही लग रहा है इनका रोल किस में होगा, सेक्स सेल्स बनाने में। तो ये कहाँ बॉडी में कहाँ पाई जाती है? गोनाड्स में। मेल गोनाड्स क्या होता है, फीमेल गोनाड्स क्या होता है, पिक्चर क्लियर? ठीक है, यहां तक हो गया। तो मियोसिस प्राइमरली होता है जर्म सेल्स में, ठीक। माइटोसिस किस में होगा? बाकी जितनी, जैसे सिंपल भाषा में, जैसे जर्म सेल्स के अलावा शरीर में जितनी सेल्स है उन्हें हम क्या बोलेंगे? सोमैटिक सेल्स, ठीक है। तो सोमैटिक सेल्स में क्या होगा? माइटोसिस। और जर्म सेल्स में क्या होगा? मियोसिस। जर्म सेल्स, सेक्स सेल्स क्या होंगी? मिलेंगे नहीं, डिवीजन, ये काइंड ऑफ डिवीजन है जो इसमें ही होगा। अब उसमें क्या बेसिक चीज है, वो आपको बेसिक चीज बता दे रहा हूं। वो भी आज तक पूछा नहीं गया है, शायद अगर ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे तो जहां तक पूछ सकते हैं बेसिक अंतर के लिए, वो आपको समझना जरूरी है कि भाई अगर 3 तरह का है तो इसमें मोटा मोटा अंतर क्या है, बने ही क्यों इतने टाइप के, ठीक है। तो पहला तो कहाँ होती है, किसमें पाया जाएगा इस तरह का डिवीजन, वो हो गया, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है एक सेल में कितने नंबर ऑफ कितने वो गैमीट्स होते हैं? 2n। ये तो देखा सुना होगा, पढ़ा होगा। ह्यूमंस में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं? 23, ठीक है। 23 पेयर्स, 23 पेयर्स, और कितने होते हैं? 46। दोनों में लैंग्वेज में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स होती हैं, मान लीजिए पैरेंट सेल है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ, और जो डॉटर सेल होगी उसमें भी 2n ही रहेगा, ठीक। मियोसिस में क्या होगा? अगर पेरेंट सेल है 2n, तो जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे डॉटर सेल में इसका आधा हो जाएगा। इसका आधा होने का पर्पस क्या भाई? सेक्स सेल्स हैं तो ओबियसली वो 2 तरह की सेल्स आगे चल के फ्यूज करेंगी, ठीक है। तो हम 2n को नहीं क्रॉस कर सकते, नहीं तो फिर वो डिसऑर्डर्स और एनोमलीज हो जाएंगी, म्यूटेशंस और पता नहीं क्या क्या। तो हमें वो 2n में सेल को, नेचर को 2n मेंटेन करके चलना है। तो एक n एक तरफ से आएगा, एक n दूसरी तरफ से आएगा, घूम फिर के हो जाएगा 2n, ठीक है। मियोसिस मेन दोनों का जो खेल है इतना ही है। अब छोटी छोटे अंतर क्या है? माइटोसिस फास्ट होता है, ये रिलेटिवली स्लो होता है, ठीक है। इसकी स्टेजेस अभी हमने देख ली हैं, ठीक है। अभी इसकी स्टेजेस भी बताता हूं, इसकी स्टेजेस क्या होती हैं। जैसे अच्छा एक चीज और, ये अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन रिलेटिवली क्या होता है, प्रोफेज पहला जो है वो स्टेज बाकियों के मुकाबले थोड़ा लंबा होता है, ठीक, टाइमिंग के लिहाज से। सॉरी, देखिए ये मियोसिस की स्टेजेस हो गई।
दिख रहा नॉट डिप्लोडिंग। अब ये आज तक आप लोग के किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, ठीक। लेकिन इसमें जैसे ये पी मत था ना हमारा माइटोसिस में, इसमें क्या होता है यही चीज 2 बार है। क्यों दिख रहा है वहां से हटाए नीचे वाला यहां तक दिख रहा है 1 है, वही सेम चीज 2 है। अभी लिख देता हूं, चलो यहां लिख देता हूं। ठीक। अब इसके प्रोफेज में 5 ये एक्स्ट्रा फेजेस होती है। डिटेलिंग अगेन आपके स्कोप के बहुत बार है, ये नाम भी आज तक कि जनरल साइंस के आप लोग के किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन ये नाम मैंने इसलिए बता दिया ना कि ऑप्शन में आए। तो जैसे मैंने आपको वो एक चीज बताया था नेगेशन थ्योरी, जैसे ऑप्शन में भी हमें डिड्यूस कैसे करना है, जैसे कौन सा ऑप्शन हमें छोड़ना है या कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है, रिस्क असेसमेंट जिसे बोलते हैं। ये भी एक भाई इंटेलिजेंस का एक लक्षण है कि हमें कहां पे पंगा नहीं डालना है, ठीक। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए आपको नाम पता रहेगा, इन केस माइटोसिस मियोसिस का कुछ आए तो आपको शायद हल्के से इसकी शक्ल याद आ जाए, तो आपको ऑप्शन में तक पहुंचने में शायद आसानी हो। वरना ये आज तक डायरेक्ट किसी एग्जाम में उस हिसाब से नहीं पूछा गया, ठीक। अच्छा, तो इसमें पीमत था, उसमें उसी के एक वो फर्स्ट है और वही सेम स्टेज में, यहां फर्स्ट है, ये सेम स्टेज में सेकंड है। अंतर क्या है उसके प्रोफेज में, ये 5 सब स्टेजेस होती हैं। मियोसिस को ही हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन। अब यहां पे रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहां पे रिडक्शन हो जा रहा ना, ठीक। अब 2-3 सिग्निफिकेंस हैं, ये भी अगेन अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन अभी तक डायरेक्ट नहीं पूछा गया। लेकिन माइटोसिस का किसमें है, सेल ग्रोथ, फास्ट सेल फॉर्मेशन में। इसलिए अब जैसे कोई ये पूछ सकता है ना भाई, जब एक से काम चल ही रहा है तो हमें दूसरे प्रोसेस की जरूरत ही क्या थी, ठीक है। वो रिलेटिवली फास्ट है उसके मुकाबले। उसे जैसे मान लीजिए सेल को जल्दी रिकवर करना हो, सेल को जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना हो, तो कौन सा रास्ता चुनेगी। हर जगह वो केवल मियोसिस थोड़े करते रहेगी, हर जगह उसे थोड़े वो सेल फॉर्मेशन करना है, रिडक्शन डिवीजन करके नया चीज बनाना है, ठीक। अब इसके सिग्निफिकेंस के लिए, ये सिग्निफिकेंस वाली बात आपके समझने के लिए है। जैसे ये तो बता दिए गोनाड्स में होती है, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। गेमिटोजेनेसिस मींस गेमीट्स वही होते हैं जो मैंने गोनाड्स मेल फीमेल में जो सेक्स सेल्स बनेंगी उनको जो इंडिविजुअल होते हैं उन्हें गेमीट्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सुन भी रहे हो कि नहीं चलो ठीक। आ, बाकी G1S G2 ये पता है, लास्ट क्लास में बताया था, किसी को याद है, लिखा था किसी ने, फुल फॉर्म कोई बता सकता है। इंटरफेस बताया था, फिर एम फेज होता है, शुरुआत वहां से हुई थी। इंटरफेस में 3 स्टेजेस थी, G1S G2। वो इसलिए पूछ रहा हूं, वो भी अभी तक डायरेक्ट नहीं पूछा गया, लेकिन जो पूछा गया है, ठीक है, कि सेल डिवीजन कहां होता है। तो 2 ऑप्शन थे अब, या तो क्या उसमें एक ऑप्शन, सारे ऑप्शन मुझे नहीं याद है, लेकिन इंटरफेस भी एक ऑप्शन था। तो अगर कोई आपसे यही पूछ ले कि क्या इंटरफेस में सेल डिवीजन होता है, तो आंसर होगा नहीं, सेल डिवीजन एम फेज में होता है, ठीक है। इंटरफेस में अगर किसी ने लिखा होगा तो इंटरफेस में हम लोगों ने लिखा था ना G1S और G2, शुरुआत यहीं से हुई थी ना, सेल डिवीजन इंटरफेज और एम फेज। फिर उसके अंदर एम फेज में माइटोसिस माइटोसिस मियोसिस। किसी ने बनाया था वो, मैंने जो बनाया था। चलो कोई बात नहीं, कुछ डायग्राम मैंने ऐसे बनाया था।
यहां से हमारी शुरुआत हुई थी पिछली छुट्टी के पहले, याद है? ठीक है, ठीक। तो क्वेश्चन अगर यही आ जाए कि सेल डिवीजन किस में हो रहा है, ऑप्शन में आ जाए, तो इंटरफेस ना मार के आइएगा भैया। ठीक, इंटरफेस में जी से मैंने बताया था ग्रोथ, एस से सिंथेसिस, जी से अगेन ग्रोथ, G2 ठीक है। अभी अब उसके बाद हम लोग इतनी देर से ये डिवीजन में जब बातें कर रहे थे हम लोग इस फेज में थे, एम फेज। अच्छा, अब इसी में इसको थोड़ा सा हम ट्विस्ट करते हैं। सेल डिवीजन कहां हो रहा है? डीएनए सिंथेसिस किस फेज में होगा? एक आंसर आया इंटरफेस, कौन लेगा? आप भी? दोनों में अंतर समझ रहे हैं? सेल डिवीजन कहां हो रहा है, किस फेज में, और डीएनए सिंथेसिस उसके लिए किस फेज में हो रहा है। तो ये जो मैंने बताया था ना इंटरफेज, एक तरह से इसको इंटरफेस को बोलते हैं, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। क्या? ठीक है, तो डिवीजन के लिए जो जो सामान की तैयारी, नहीं सामान इकट्ठा करना, सेल को स्ट्रॉन्ग करना, डिवीजन करने से पहले सामान प्रिपेयर करना, प्रिपरेटरी। ठीक, तो इसमें अगर आ जाए कि डीएनए सिंथेसिस किस में होगा, डीएनए वो इंटरफेस में ही हो जाएगा। ठीक है, अंतर समझ गए दोनों सवालों में? सेल डिवीजन किस में हो रहा है और डीएनए सिंथेसिस किस में हो रहा है। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछ सकते, ये भी पूछने बड़ी बात है, लेकिन ये समझने के लिए ऑप्शन में आएगा तो आपको ऑप्शन में नेगेट करना और उसको नैरो डाउन करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करना भी एक कला है ना? एमसीक्यू सॉल्व पहले पेपर सॉल्व करना भी एक कला है। जैसे उन्होंने बोला कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, ऑप्शन में कैसे डिड्यूस करना है, तो उसके लिए भी कुछ थोड़ा सा पता होना चाहिए ना कि कौन सा काटना है, तो पढ़े रहेंगे तभी तो कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका ये हो गया। अब हम आते हैं फोटोसिंथेसिस पे। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, रेफरेंस हमारा एनसीईआरटी है। क्यों? एग्जाम के लिए गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड सोर्स। ठीक, किसी भी चीज के लिए, चाहे उसको पढ़ने के लिए, चाहे आगे ऑब्जेक्शन बेस करने के लिए, या उसका अगर आपको बेस बनाना है उसके लिए, गवर्नमेंट से ज्यादा ऑथेंटिक तो कुछ आपके लिए हो नहीं सकता। ठीक, क्योंकि आगे चल के मान लीजिए कुछ होता है ऑब्जेक्शन बेस, इन केस आपको करना पड़े तो वो आप उसी सोर्स को मानेंगे। ठीक, तो एक तो वो ऑथेंटिक सोर्स है और रिलायबल। और जैसे मैंने बताया आप लोग के लिए 6 to 10 की साइंस अच्छी। अच्छा, इसके बाद ना यहां से जैसे आप, क्योंकि मैं काफी इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट जो है आपकी डेप्थ के हिसाब से वो कवर करते चलता हूं। इसके बाद जैसे अगर आप खुद से जो भी चीज से पढ़ते होगे, चाहे एनसीईआरटी से पढ़ो 6 to 10 या जो भी किसी और बुक से पढ़ते होगे, तो आपकी एक तो स्पीड तेज होगी, क्योंकि आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले से पढ़ के जाओगे, सुना सुना, भले ठीक है आपने पहले ना पढ़ा हो, लेकिन अगर कान में पढ़ा होगा यहाँ पे, तो अब आप जाके पढ़ोगे तो एक तो आप जल्दी कवर कर लोगे और आपका रिविजन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ मैं पहले से लेके आता हूँ, क्योंकि शायद मुझे लगता है क्लास के बाद शायद ना मौका लगता हो देखने करने का। ठीक है, तो आपका एक तरह से यहाँ पे उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ रिवीजन भी हो जा रहा है इसमें, क्योंकि जिस यूपीएससी को छोड़ दे तो बाकी नीचे के एग्जाम्स में लिस्टिंग वाले टाइप के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। लिस्टिंग मीन्स क्या हो गया, जैसे अभी मैंने पूछा था ना, सीधा सीधा, लिस्टिंग मीन्स सीधा सीधा वाला, राजस ग्लैंड कौन सी है। ठीक है, लाजी, अब ये चीज का लॉजिक वो आपको ये कुछ चीजें आपको याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसको आप किसी चीज से बैठा नहीं सकते, क्योंकि उसकी डिटेलिंग आपके स्कोप के बाहर है। अच्छा, ये बताएं, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, ठीक है, कहीं आया हुआ है। मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्या कह रहे हैं? लैक्टिक केसिन। हाँ, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ऐसे ही आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, अलग अलग सालों में, अलग अलग एग्जामों में। तो आंसर है केसिन। ठीक है, समझ गए? लैक्टोज को शुगर बोलते हैं, मिल्क शुगर। ठीक, वो नहीं।
क्या क्या मिल्क प्रोटीन क्या होगा। अब इसी में एक क्वेश्चन और कर देते हैं। मिल्क का जो येलो कलर होता है ना, क्या क्वेश्चन समझ गए आप लोग? मिल्क का जो येलोइश कलर जो होता है, ये भी, ये सब रिपीट क्वेश्चन है। आप समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब कि डायरेक्ट आ रहे हैं, सीधे सीधे आ रहे हैं, और किस लेवल के आ रहे हैं, समझ रहे हैं? और ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है। जैसे उन्होंने वो लोग पहले उन्होंने दिया हुआ तो उनको शायद अंदाजा है, तो जो बोला है वो सही बोला है। कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन, येलो कलर जो होता है, येलोइश कलर ऑफ मिल्क, मिल्क प्रोटीन क्या होगा? केसीन। समझ गए? स्पेलिंग लिख लो आप। ठीक, इन्होंने जैसे बोला येलोइश कलर हो गया, कैरोटीन या कैरोटिनॉइड्स बोलेंगे, लेकिन ठीक है, जो भी बोलने आप। येलोइश कलर ऑफ मिल्क। ये इस तरह के पीसीएस और आरओआर में डायरेक्ट ऐसे आ जाते हैं। ठीक, मतलब उस लेवल के, मतलब उसके नीचे। अब जैसे जो अच्छे एग्जाम होते हैं, जैसे अब शायद आपके जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है, लोअर, अब तो लोअर पीसीएस भी है, वो भी कराता है। तो जैसे लोअर क्लर्क वगैरह के हों या इस तरह के स्पेशल ग्रुप वाले हों। यूपीएससी वगैरह में क्या होता है, यही सिंपल चीजें उठाते हैं, उसको थोड़ा सा आपस में ट्विस्ट करते हैं, दो स्टेटमेंट तीन स्टेटमेंट बनाएंगे, ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन बेस उनका कुछ सिंपल ही होगा, और प्रोबेबली किसी करंट चीज से रिलेटेड। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस साल का अगर किसी ने पेपर देखा हो, उसमें साइंस का डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन था, बाकी दो तीन जो थे ना, जो चाहते ज्योग्राफी या इकोलॉजी से मिक्स करके दे दिए थे। देखा था इस बार का पेपर यूपीएससी का? चलो मैं भी लिख, मैंने देखा था, मैं लिख के शायद देखता हूँ, लिखा होगा तो मैं अभी बीच में पूछूंगा। कहने का ये मतलब है कि जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल, इंटरमीडिएट और हार्ड। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है, बच्चे खास करके नए जो रिपीट है, एक बार लड़खड़ा जाते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि कहां तक किस तरह पढ़ना है। तो हार्ड वाले में क्या होता है, बच्चे अक्सर हार्ड के पीछे भागा करते हैं कि हम ऐसा कुछ पढ़ेंगे जो दूसरों ने नहीं पढ़ा होगा और हम दूसरों से ज्यादा नंबर ले आएंगे। ये एक शुरू शुरू में माइंडसेट रहता है। लेकिन जैसे जैसे जब आदमी पेपर देता है ना, तो पहली तो बात, आप उसकी गहराई को नहीं छू सकते, वो अथाह है। ठीक बात है। तो सिलेबस आपके सामने सेट होना चाहिए, और सिंपल, अगर कोई बच्चा है ना, सिंपल मॉडरेट, सिंपल मॉडरेट, जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग जैसे मेंस एमसीक्यूज, तो फिर भी आप थोड़ा सा भी अगर आप डिसिप्लिन हो, वो प्री निकल जाएगा, लोगों निकल जाता है। जो फिर आगे जब अगले अगली स्टेजेस होती है ना, जो खास करके मेंस वगैरह टाइप की, तो उसमें आदमी ये सोचता है हम ऐसा आंसर लिखेंगे 10 में 10 ना आ जाए तो कहना। उसमें वो टाइम निकालता है, रिसोर्सेज निकालता है, वो सब कुछ बर्बाद करता है। ठीक है, और बाकियों में मान लो एक, चलो एक में तुम्हारे, एक तो पहली बात 10 में 10 किसी को नहीं मिलते। ठीक, उससे कम मिलते हैं, कितना भी कर लेगा 10 में 8 में। तो स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप एक अच्छे राइटर होने चाहिए और अटेम्प्ट सारे करने चाहिए, और सब में अगर आप एवरेज मार्क्स ले आओगे ना, आप टॉपर्स की लिस्ट में आ जाओगे। क्योंकि कई लोग परफेक्ट आंसर बनाने के चक्कर में टाइम वेस्ट कर देते हैं, रिसोर्सेज वेस्ट कर देते हैं, और उस चक्कर में हड़बड़ी, क्योंकि इन सबका सटल, बहुत सटल साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। इसीलिए मैं, जब मैं फर्स्ट क्लास में बताता हूं कि एग्जाम जरूर दीजिएगा, मॉक टेस्ट की मेंटालिटी अपनी जगह है, लेकिन जब आप एक लाइव एग्जाम के एटमॉस्फेयर में बैठ के देते हो ना, वो जो साइकोलॉजी आपके दिमाग में हल्की हल्की चलती है, वो आपको हर एग्जाम में ही पता चलेगी। वो आपको मॉक टेस्ट का, क्योंकि आप वो उस तरह नहीं पता चलेगा। मॉक टेस्ट अच्छी बात है प्रैक्टिस के लिए। ठीक, तो जैसे आप 10 में 6 7 लाते रहोगे, मान लीजिए, राइट, 6 7 8 6 7 8, आप टॉपर्स में पहुंच जाओगे। ठीक, और हार्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ऐसा नहीं कि कोई आपसे नॉर्मल बंदे से एमएससी और रिसर्च के पेपर पूछने लग जाए। इन्हीं फैक्ट्स में आपको कंफ्यूज करेंगे, घुमाएंगे, आपके ऑप्शंस नहीं देखें। कई लोग जैसे यूपीएससी में ऑप्शंस की वजह से गलत करके आते हैं, उन्हें आंसर पता रहता है, वो मैच कुछ में ऐसे, मैच द फॉलोइंग कुछ ऐसे कर देंगे, स्टेटमेंट 1 2 कुछ ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप अपनी जगह पे अडिग हैं और थोड़ा सा ऑप्शन निगेट करना आता है, तो आप बेहतर कर लोगे। चलिए, 5 क्वेश्चन हो गए आज। ठीक है, प्रीवियस ईयर के सीधे।
अच्छा, फोटोसिंथेसिस, सॉरी, पहले तो फोटोसिंथेसिस की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट, अच्छा वो छोड़ो, न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक, ये पता है। ऑटो मीन्स, ठीक, उसमें दो टाइप हो गए, कीमो और कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस, हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। अब जैसे कि नाम से क्या लगता है, नाम अगर आप ब्रेक कीजिए, किसी तरह का लाइट इन्वॉल्व होगा और कुछ बन रहा होगा, ठीक, सिंपल, ठीक। अब अच्छा, इस पे एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और है, ये भी, कि फोटोसिंथेसिस इज, फोटोसिंथेसिस किस तरह की रिएक्शन है, पहला, हाँ, टू, वो कह रहे हैं टू, अरे बाकियों से पूछ ले, है ना, पूछे, ठीक है, ये लग रहा है, और ये डायरेक्ट पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, हाँ सही है यार, क्या कह रहे हैं, ठीक। अब ये वर्डिंग शायद ऐसे ना हो, लेकिन ये यूपीएससी या अगर जो जिन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे कभी, यही फंडामेंटल चीज पूछी गई है इसमें। अभी जैसे बहुत सारी रिएक्शंस है, जिन्होंने कभी फोटो एनसीईआरटी की 12th वगैरह की देखिएगा, उसके आगे की देखिएगा, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस है, ठीक। लेकिन आपसे एग्जाम में क्या पूछा गया, बड़ी फंडामेंटल सी चीज, तो फोटोसिंथेसिस है क्या, बेसिकली ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, मतलब इसमें बहुत सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की सीरीज है पूरी, ठीक। तो फोटोकेमिकल क्यों है, अभी वर्ड्स को ब्रेक करेंगे, जैसे अभी हम आगे देखेंगे क्यों, क्योंकि इसमें फोटो लाइट इन्वॉल्व है और केमिकल रिएक्शंस बहुत सारी, तो फोटोकेमिकल, अब जैसे इकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा ना, वो जियोकेमिकल साइकिल्स, एग्जाम्पल है कोई दीजिए, जियोकेमिकल साइकिल्स, एनवायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ा होगा, जिन्होंने पहले दिया उनके कंधों पे जिम्मेदारी ज्यादा है, नए वालों को तो अभी पता चल रहा है, मैं बेसिकली इसलिए बता रहा हूं कि टर्म का अंतर समझिएगा, ये यहाँ पे वॉच इन नेम आर्ट्स वाला नहीं चलेगा, यहाँ नेम में बहुत कुछ है, और नेम के ही ऑप्शन में आप कुछ गलत कर सकते हो, तो इकोलॉजी एनवायरमेंट में बहुत जियोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे वो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे वो बताएंगे एक आध एग्जांपल, अरे इकोलॉजी एनवायरमेंट में बहुत सारी साइकिल्स नहीं है पीछे, अरे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, ठीक, तो अंतर समझे, चलिए कोई नहीं, अब इसका बेसिक फॉर्मूला याद है कुछ, कोई बताएगा, ठीक, और, हाँ, हाँ, सही तो है, और क्या है, और कुछ होगा, होगी बैलेंस इक्वेशन, H2 तो है ना इधर, अच्छा, सॉरी, ये जो सिंबल होता है ये गैस का होता है, किसी इक्वेशन में जब ऐसे एरो रहता है ये गैस का है, हाँ 6O2, अच्छा,
ठीक, H2O, ठीक, कितने? ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा ही पूछ लें या बैलेंसिंग ही आपसे पूछ लें। यूपीएससी में थोड़े पूछेगा, लेकिन जो दूसरे से नीचे के एग्जाम है ना, वो डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हैं कि क्या किस चीज की इक्वेशन है, या इसकी पूछ ले फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन ही क्या है। वो यूजुअली फुल टॉस नीचे वाले में देते हैं, और आदमी, भाई मैं जैसे बोला ना कि आदमी उस हार्ड क्वेश्चन की तैयारी कर रहा होता है जो किसी को नहीं पता होता है, और वो फुल टॉस में भी कैश देता है या आउट होता है। अब ये नहीं पता होगा तो आगे कैसे पता होगा। इसमें जैसे ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, इसमें बहुत सारे NADPH2, ये बेसिकली जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि नॉन एटीपी की क्लास मैंने क्या बताई थी, एक तीसरा टाइप बनाया था एटीपी, और NADPH2 उसका एग्जाम्पल है, किसी ने अगर लिखा हो, किसी को याद है? न्यूक्लिक एसिड जब पढ़ रहे थे। हाँ, क्लास परसों, हाँ परसों। आप पहली बार आए हो? अच्छा, फर्स्ट डे आज? ओ चलो, तो नया चैप्टर है, कोई बात नहीं। पहले यूपीएससी दिया है, मतलब यूपीएससी या कोई एग्जाम दिया है? फ्रेशर हो क्या? कैट दिया है? पेट दिया है इसी बार वाला? दिया है? तो क्या इसमें झूठ बोल रहे हो भाई, शर्माने वाली क्या बात है? सभी एग्जाम देने चाहिए, सभी एग्जाम देने चाहिए। ये इसलिए तो कह रहा था कि एग्जाम हॉल का जो साइकोलॉजी है ना, वो वहीं पे उसी टाइम पता चलता है। ठीक, इससे रिलेटेड मैंने पेट का एक लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था ना। अच्छा, पेट दिया था, तो ये लास्ट टाइम लास्ट एग्जाम में सवाल भी पूछा था ना पेट में। देखो डायरेक्ट सवाल क्या आया था कि इसमें से कौन सा मैमल सबसे इंटेलिजेंट है, दिया था। हाँ वही मैं कह रहा ना, पेट में आया था ना, तो अभी बताया ना कि इन्होंने दिया था, तो मुझे याद आ गया कि ये बताओ, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आया था। तो इसमें वो थोड़े पूछ लेते कि भाई डॉल्फिन के पेट में और ये वो उसमें कितने दांत हैं, उसका डेंटल फॉर्मूला बताइए, ये सब आपसे थोड़े उम्मीद कर रहे हैं वो। अच्छा खैर, ये शुगर है या ग्लूकोज? ठीक है, ये ऐसे एरो का मतलब गैस होता है, ऑक्सीजन है, वाटर है। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब इस रिएक्शंस में जैसे आपने देखा ना, कुछ ऑक्सीडाइज हुआ है, कुछ रिड्यूस हुआ है। अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से आप क्या समझते हो? ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अरे एक अभी एक बंदा आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो उधर, मुझे लगा कहाँ गया। ठीक, तो जब हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जैसा उन्होंने बोला, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक, तब हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और इसी का उल्टा होगा तो हम कहते हैं भाई रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये चीज पता है ना, ऑक्सीडेशन क्या होगा, रिडक्शन क्या होगा, ये बेसिक चीज क्लियर हो गई। तो जैसे उस रिएक्शन में आपने देखा ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, कहां हुआ? ध्यान दिया, CO2 का क्या बना था? नहीं, CO2 का तो O2 बना था, तो CO2 का कार्बन गया कहां था? उसका शुगर बना था ना। ठीक, रिडक्शन हुआ। हाँ ठीक, इस वजह से फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि दोनों चीजें हो रही। ठीक, अब इसमें दो स्टेजेस या दो स्टेप्स होते हैं। देखिए, डिटेलिंग आप लोग के लिए ज्यादा है, तो थोड़ा सिंपल करते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? हाँ, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी एक चलो क्वेश्चन है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑप्शन आया है। और कोई? क्लोरोप्लास्ट। लो बढ़िया। ठीक,
भाई ऐसे ही सवाल आते हैं, और ऐसे ही जो आप वो कर रहे हो ना, एक बार ये एक बार वो। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। उसमें भी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल। वो भी जो सेल ऑर्गेनल में जब हम लोगों ने बात करी थी, ग्रेना, स्ट्रोमा, उन सब के कुछ कुछ नाम अभी फिर आएंगे। डिटेलिंग अगेन बहुत ज्यादा है तो उस पर नहीं, पहले जो काम की चीज है आप लोग के लिए उस पर आता है। तो अच्छा, इसमें क्या होते हैं, पिगमेंट्स। अच्छा, पिगमेंट्स इसमें क्या होते हैं, मतलब इसको ऐसे समझिएगा, क्योंकि यहां पे बात होगी कि लाइट आती है, पिगमेंट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, यहां पे फिर एक साइड पे इकट्ठा करते हैं। जैसे ये देखिए, कहानी इसलिए बता रहा हूं ताकि एक तो पहले चैप्टर जल्दी हो जाए, दूसरा चीज क्या है कि इसकी डिटेलिंग आप लोग के स्कोप के बाहर है, लेकिन आपको फ्लो समझना है, और जो बीच बीच में जो अच्छे जो एग्जाम के आपके लिए रिलेवेंट चीजें हैं वो मैं लिखा दूंगा, ठीक। तो दो स्टेजेस हो गई, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, अभी इस पर थोड़ा बात करेंगे। पहले प्रोसेस स्टार्ट कैसे हो रहा है उस पर देखते हैं। लाइट आई, ठीक, पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स कहाँ होंगे, आपके क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल के कई सारे टाइप होते हैं, अब जैसे क्लोरोफिल की भी बड़ा ही बहुत ही खतरनाक इक्वेशन है, जैसे C55। जैसे क्लोरोफिल कई तरह के हैं, क्लोरोफिल A, B, C, कैरोटीन्स, ठीक है, इस तरह के। तो C55, H72, O6N4, Mg, ये है क्लोरोफिल A का रिएक्शन। अब वो ये आपके स्कोप के बाहर है, ये आपसे उम्मीद नहीं करते वो जाने, ठीक, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि ये भैया क्लोरोफिल जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो छोटी मोटी चीज नहीं है, देखो भैया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें पायरोल रिंग होती है, ये भी हम लोग एक बार जब पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनल, उसमें वर्ड आया था पायरोल रिंग। ये इसलिए मैंने लिखाया था क्योंकि ये हीमोग्लोबिन में भी होता है, टेट्रा पायरोल रिंग बोलते हैं, चार, मतलब एक, अब क्या है उसमें उसमें वो अगेन हमारे स्कोप के बाहर है, लेकिन ये समझिएगा किसी तरह की रिंग है, वो चार तरह की है, टेट्रा पायरोल। वो क्लोरोफिल में भी है, हीमोग्लोबिन में भी है। अंतर कहां पर है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन, क्लोरोफिल में क्या होता है, ये क्वेश्चन है, मैग्नीशियम। ये क्योंकि ये क्लास में भी बताया था और ये क्वेश्चन है, ठीक। अंतर दोनों में क्या है, दोनों में ही टेट्रापायरोल रिंग है। हीमोग्लोबिन में आयरन है, बीच में दोनों वैसे चार रिंग्स होंगी, उनके बीच में होता है आयरन। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम, ठीक। क्योंकि ये मैग्नीशियम वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि क्लोरोफिल में कौन सा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में तो आयरन है, वो तो सबको पता है, वो तो आया भी हुआ है, लोगों को पता भी है। तो दोनों को जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो पता रहे। ये जब हम लोग उसकी बात कर रहे थे उस चैप्टर में, तब बात हुई थी, याद है। तो पिगमेंट्स हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ाते हैं। तो पिगमेंट्स के एग्जांपल क्या हो गए, जैसे मैंने बताया, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन। अच्छा, अब ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है, पुराने खिलाड़ियों पे ज्यादा जो वो जिम्मेदारी रहेगी। ऑक्सीजन किसने डिस्कवर किया था, कृपया गूगल ना करें। क्योंकि ये आपका केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन, केमिस्ट्री के भी उसमें भी आ सकता है और ये बायो के भी आ सकता है। क्या ऑप्शन, हाँ भाई, सेकंड। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, किस ईयर का है मुझे नहीं पता, लेकिन रिपीट है ये, क्योंकि केमिस्ट्री और बायो दोनों के सेगमेंट से आ सकता है। जोसेफ प्रीस्टले नाम था इनका, और ये यहाँ फोटोसिंथेसिस में भी इनका नाम इंपॉर्टेंट है, और ये केमिस्ट्री में भी जैसे आप वो चैप्टर पढ़ते हैं कि फेमस, अगेन जैसे मैंने बताया कि अक्सर
यूपीएससी के नीचे के जो एग्जाम है अक्सर लिस्टिंग वाले सवाल पूछ लेते हैं। तो ये भैया इतना ही आ जाए कि ऑक्सीजन, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन किसने करी थी? हाँ, वनडे एग्जाम में। वही वही मैं कह रहा ना, यूपीएससी के जितने नीचे एग्जाम है ना, कहीं भी आ सकता है ये। और ये कई कई जगह आया भी हुआ है। ठीक है, अब ईयर एग्जाम मुझे नहीं याद है, लेकिन यहां समझिएगा अब इनका इससे क्या रिलेशन है। क्योंकि भाई इन्होंने ये प्लांट पे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब इन्होंने देखा था कि प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो उसमें इसलिए इनका नाम आया। अभी मुझे इसलिए ध्यान आ गया। ठीक है, जो रिपीट क्वेश्चन है इसलिए बताते चल रहा हूं, क्योंकि क्लास के बाहर शायद टाइम ना मिलता हो, लेकिन अभी यहां पे जब निकले तो कुछ लेके जाएं। तो इसलिए कुछ दो चार नाम है जिनका इस प्रक्रिया में इंपॉर्टेंस रहा है या रोल रहा है, वो आप लोग को जानने जरूरी है एग्जाम पर्पज से। जैसे एक तो यही हो गया। ठीक है, दो तीन नाम और हैं। अच्छा, अब पहला वाला तो हो गया ऑक्सीजन की डिस्कवरी। दूसरे वाले इंजन हॉर्स ने क्या बताया था कि सनलाइट जरूरी है। अगेन एक्सपेरिमेंट्स की बड़ी चेन है, वो भी अगेन आपके स्कोप के बाहर है, लेकिन कहानी समझने के लिए कि बिल्डअप कहां से हो रहा है, कुछ फेमस नाम आपको जानने जरूरी है। कि ठीक है भाई, पिछले ऑक्सीजन इंजन हॉर्स ने बताया कि ऑक्सीजन जरूरी है, सॉरी सनलाइट जरूरी है। सनलाइट में ही वो क्या करते हैं, अब इसका एक्सपेरिमेंट इन्होंने कैसे किया, जैसे पिछले ने क्या किया था, जार में भाई पौधा रखा, चूहा रखा और मोमबत्ती जलाई, और उससे जब तक उन्होंने ये देखा कि भाई जब तक प्लांट है और लाइट वो जब तक प्लांट है तब तक चूहा जिंदा है, ऑक्सीजन खत्म हुई, चूहा मर गया। फिर इन्होंने इंजन हाउस ने क्या किया, उसमें एक चीज और ऐड करी। उन्होंने क्या किया भाई, एक्वेटिक प्लांट लिया और धूप में रखा, तो उसमें कुछ बुलबुले दिखे। तो वो बुलबुले क्या थे, वो ऑक्सीजन थे। और जब धूप नहीं थी वो बुलबुले नहीं बन रहे थे, तो उन्होंने ये किया कि भाई ऑक्सीजन जब भी बन रही है सनलाइट में ही बन रही। ठीक है, अब इसी तरह वॉनसैक ने ये बताया था कि जो बन रहा है वो ग्लूकोज बन रहा है। ठीक, और इंगलमैन ने ये बताया कि भाई जो हम लोग अभी बताते ना कि ये भी आपके वनडे या इस तरह के क्वेश्चन में एक्शन कलर स्पेक्ट्रम की बात होती है, किस कलर में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। हाँ, एक ऑप्शन आया है व्हाइट, कोई और ऑप्शन देना चाहेगा? चलो रेड, ग्रीन, चौथा और कोई लास्ट? हाँ, ब्लू, और कोई? अच्छा, तो व्हाइट नहीं है, ग्रीन नहीं है। एक्सपेरिमेंट में पाया कि रेड और ब्लू में ज्यादा कर रहा है। क्या होती? भाई मैं एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ जिन्होंने किया था। उन्होंने क्या किया, एक एल्गी लिया, ग्रीन एल्गी लिया, ठीक, उसको अलग अलग लाइट में एक्सपोज किया उसकी सेल को, और वहां पे रख दिया एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक, अभी इसी में आप देखोगे कि एक चीज होती है एक्शन स्पेक्ट्रम, किस कलर में ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो मुझे सही नहीं लग रहा कि एक लाइट में होता नहीं है। ठीक है, और दूसरा चीज क्या है, व्हाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। ठीक, और ग्रीन, भाई आएंगे तो दोनों ही आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ठीक, क्योंकि इसकी जो डिटेलिंग है ना कि किस एंगस्ट्रॉम में कितना कर रहा है, अब ये एक्सपेरिमेंट में उसमें एकदम जैसे बोलते हैं नंबर वाइज लिखा हुआ है, बहुत उनके ग्राफ में हल्का फुल्का ही अंदर है। ठीक, तो वो अगेन वो डिटेलिंग की बात है, उतना आपके में उसमें आएगा नहीं, क्योंकि ये भी आज तक आया नहीं है। ठीक, तीसरी चीज क्या, ग्रीन वाला नहीं, क्योंकि ग्रीन तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे आपने ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स में सुना होगा ना कि हम किसी चीज का कलर या किसी चीज को तभी देख पाते हैं जब लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक, तो हमें पत्ते वगैरह पौधे ग्रीन दिख रहे हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं। अब इसका भी ना इसका भी एक्सपेरिमेंट होकर डिटेलिंग है कि कितने परसेंट लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है, कितने परसेंट रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, लेकिन वो भी स्कोप के बाहर है। ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रम, कलर स्पेक्ट्रम, अलग अलग इस पे बहुत डिटेल एक्सपेरिमेंट हो रखे हैं। ठीक, तो ग्रीन इसलिए नहीं है, व्हाइट इसलिए नहीं है। तो रेड और ब्लू जो बोला था एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने लिख दिया कि हाँ इससे ये हो रहा है। ठीक,
उसको ग्राफ वगैरह कर दिया। तो उसमें एरोबिक उन्होंने ग्रीन अलगा लिया, उसको अलग अलग लाइट से एक्सपोज किया, तो फोटोसिंथेसिस किया, और वहां पे उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया, अब ये कैसे उन्होंने जाना किस लाइट में ज्यादा हो रहा है, वहां उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया रख दी। एरोबिक मीन्स जो बेसिकली ऑक्सीजन से खाना वाना बनाते हैं, ठीक। तो जहां पे बनेगा वहीं पे तो उनकी भीड़ लग गई, तो उन्होंने इससे क्या रहे, यहाँ पे भीड़ लग रही है, यहाँ पे बैक्टीरिया ज्यादा है, ठीक है, उससे उन्होंने डिड्यूस किया, ठीक। ये कहानी आपके स्कोप के बाहर है, लेकिन आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि कैसे क्या हो रहा है। क्या मैडम? बढ़िया। अब जैसे यहां बात हुई थी, हाँ, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की। अब कहने का ये मतलब है कि इसमें दो स्टेजेस होती है फोटोसिंथेसिस में। अब नाम से जैसे आपको लग रहा होगा, लाइट रिएक्शन है तो लाइट में होती होगी, ठीक है। क्या लग रहा है? मुझसे भी दो बातें कर लो, बताओ। लाइट रिएक्शन है तो क्या लग रहा है? लाइट में होता होगा कुछ, ठीक। तो डार्क है तो ठीक है, रात में, ठीक। गलत बात। अब बताता हूं कैसे। लाइट रिएक्शन का मतलब क्या है? लाइट चाहिए, यहां तक सही है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि अंधेरा चाहिए, ये है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। इसके होने के लिए इसको लाइट की जरूरत नहीं है, ये दिन में भी होती है, ठीक है। तो इसको इस चीज से कंफ्यूज ना करें कि इसके लिए लाइट चाहिए, इसके लिए नहीं चाहिए, ठीक है। अंतर समझ गए? ये बस ये क्या है, डार्क इसको इसलिए बोलते हैं कि ये लाइट इंडिपेंडेंट है, इसको अपनी रिएक्शन होने के लिए इसको लाइट की जरूरत नहीं, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन जो होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। अभी हमने बात करी फोटोकेमिकल का मतलब क्या हुआ, कि कुछ लाइट से है और कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी, ठीक, ठीक, ठीक है मैडम। अब अगेन इसमें बहुत सारे स्टेप्स और इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व हैं। अब इसी में एक टर्म आता है जेड स्कीम, और फिर अभी C3 C4 केल्विन साइकिल, कुछ नाम अभी चलते समय जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नाम आपको बताता जाऊंगा। डिटेलिंग और स्टेप्स आपसे वो नहीं पूछेंगे, वो आपके स्कोप के बाहर है। नाम भी आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन जैसे C3 C4 क्या है, ठीक है, कहाँ हो रहा है, ठीक है, इतना तो बेसिक अंतर तो पता ही होना चाहिए कि भाई रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में अंतर क्या है। कोई मान ली इतना ही पूछने की इसमें से कौन सी रिएक्शन फेमस जो है, क्योंकि इस पे काम करने वाले कई साइंटिस्ट वगैरह को प्राइज वगैरह मिला हुआ है। तो जैसे हम लोगों ने इंसुलिन वगैरह की बात करी थी ना, सेंगर वगैरह की बात करी, उन लोग को नोबेल वगैरह मिल रखा है, ठीक। तो भले उसकी डिटेलिंग ना पता हो, लेकिन जैसे जिनको किसी चीज के लिए कोई माइलस्टोन है, कुछ खास इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के एग्जाम में पूछेंगे आपसे, अगर पूछें, और पूछा भी गया है, खास करके वनडे एग्जाम्स वगैरह में, ठीक। तो अब लाइट रिएक्शन, हाँ, पहली बात ये होती कहाँ है, ये होती है ग्रेना में, और ये होती है स्ट्रोमा में, ठीक। अब ग्रेना क्या होता है, किसी को याद है कहां पाया जाता है? जब हम लोगों ने क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था ना, तो क्लोरोफिल में ऐसे सिक्कों जैसे, एक कॉइन जैसे स्ट्रक्चर हुआ करते थे, थाइलाकॉइड। उनके जो गट्ठा था, इकट्ठा जो सेट था, उसे बोलते थे हम लोग ग्रेना या ग्रेनम, ठीक। और उसके बीच में ये जिसमें जो होता है ना, कि जैसे बेसिकली आप जैसे ये स्ट्रक्चर था ना, तो यहां पे ये ऐसे ऐसे है, तो ये जो बीच का जो पार्ट है, एक तरह से आपके लिए जो उसका जो मैट्रिक्स है उसका नाम क्या था, ठीक। लोकेशन समझ गए कि किसकी लोग कहां पे क्या हो रहा, कौन सी हो रही। अब दूसरा पॉइंट क्या है,
इसके लिए क्या है, लाइट इज नेसेसरी। अब ये लाइट से तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन इसको अपनी रिएक्शन होने के लिए जो बेसिकली शुरुआती सब्सटेंस चाहिए वो इसको लाइट रिएक्शन से ही मिलते हैं। कितना अंतर है, ये लाइट तो इसको अपनी रिएक्शन होने के लिए लाइट हो ना हो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो जो प्रोडक्ट जिनसे स्टार्ट करेगा वो लाइट रिएक्शन से ही से मिलेंगे। ठीक, इसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन, अब इसमें क्या होता है, इसमें तो पहले तो पहले ठीक है, अभी इतना करते हैं, इसको अभी डिटेल में अभी एक स्टेप में और लेंगे, क्योंकि अभी इसकी थोड़ा सा और डिटेल बात कर लेते हैं। लाइट रिएक्शन में क्या होता है ना, जैसे दो चीजें, कोई कुछ बोला, फिक्सेशन, ठीक है, CO2 फिक्सेशन या CO2 एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ, जो CO2 का ग्लूकोज बन रहा है ना वो डार्क रिएक्शन में होता है। अब यहां पे इसको पॉज करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा इसकी एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनकी बात कर लेते हैं। रिएक्शंस के लिए एक आप ये समझिएगा, इसकी रिएक्शंस जिस फ्लो में चलती हैं उसको बोलते हैं जेट स्कीम, वो आपके स्कोप के बहुत बाहर है, ठीक है, वो आपके एग्जाम के पर्पज से कभी नहीं पूछा गया है और वो आपके लिए है भी नहीं। थोड़ा सा दो तीन जो इसमें एक्शंस होते हैं जो एग्जाम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, मींस पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा। पानी के मॉलिक्यूल जब टूटता है तो जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वो कहां से मिलती है, उस फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी वो कहां से आ रही थी, वाटर से आती है। ये जो H2O था ना उसमें क्या था, 6H2O 6CO2 612H2O 6CO2 12H2O, तो जो 6CO2 12H2O यार, ठीक, वो 6H2O तो वो एंड में बनता है, ठीक, तो वो जो ऑक्सीजन उसके पास 6O2 जो रहती है, 6O2 थे ना रिलीज होती है, तो जो रिलीज होने वाली ऑक्सीजन है वो कहीं से तो आई होगी, कहां से टूटी होगी, वो वाटर से टूटती है, वाटर मॉलिक्यूल से आती है। तो जो फोटो इसे बोलते हैं फोटोलिसिस, लिसिस मींस टूटना, वो तो पता होगा, फोटो मींस लाइट की प्रेजेंस में, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर किस में होता है, लाइट रिएक्शन इसमें होता है, और यहां ये वाला जो है ना यही हमारा ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक। दूसरा क्या है, इसमें, अच्छा एक ये भी रिपीट क्वेश्चन, ये बताइए, हाँ भाई, ये क्वेश्चन समझ गए, विजिबल स्पेक्ट्रम, हाँ रेंज, विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है, हाँ जो हम देख सकते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम तो आगे पीछे बहुत है ना, तो हमारे देखने वाला जो इतना रेंज है उसे बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। तो इन्होंने एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन इन्होंने सेलेक्ट किया है 2000 से 3000
सॉरी, एक आया है थर्ड वन, और कोई? वो बोले सेकंड, ये बोले थर्ड, ठीक है सेकंड, और कोई? हाँ, थर्ड, सेकंड, ठीक। तो भाई आंसर है थर्ड, ठीक। कि मैं देखने वाला, जैसे आपने ये बहुत बार वो सुनते ना कि ह्यूमन की सुनने वाली रेंज क्या है, तो देखने वाली रेंज क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है? 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम। और देखें क्या आया है। अच्छा, दूसरा है मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम कौन सा है? चार ऑप्शन है, रेनिन, आरयूबीपी, केसीन और पेक्टिन। ये भी हम लोग अभी प्रीवियस क्लास में करके आए हैं। रेनिन एक आंसर है, किसी ने पेक्टिन बोला था, आइए, हाँ पेक्टिन आया है, और कोई? पेक्टिन, दूसरा कौन बोला? ये फोन से तो नहीं चेक कर रहा है? चलिए, दूसरा एक ऑप्शन आया है और आंसर भी दूसरा ही है, शाबाश। अब ये हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, कैसे, जब हमने ये क्वेश्चन पूछा था कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, और उसमें फिर एक लाइन जब हमने एंजाइम पढ़ रहे थे तो एक लाइन ये नहीं बोली थी कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, लेकिन ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ये याद हम लोगों ने ये इस लाइन की बात भी करी थी। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में पूछा था कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, तो रुबिस्को का नाम आया था ना, रुबिस्को आरयूबीपी वही होता है, रुबिस्को बोलते हैं। अब इसका नाम बड़ा सा राइबुलोज बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीलेज ऐसे करके, ठीक है, तो वो उसका शॉर्ट फॉर्म है आरयूबीपी, इसको बोलते हैं रुबिस्को, ठीक है। तो आप रुबिस्को याद रखिए, आरयूबीपी याद रखिए, ठीक। अब ये भी ये इसलिए ना क्योंकि मोस्ट जैसे जो डिफरेंट है ना, वो कुछ वैसी चीजें आपको पता कि मोस्ट क्या है या लीस्ट क्या है, इस तरह की चीज ना, तो इसकी बात कर रहा था तो इसलिए बताया। रेनिन एंजाइम है, लेकिन ये यहां पे नहीं है ना, आंसर इसका कुछ और है। रेनिन प्रो रेनिन होता है ना, जब हम लोग उसमें पढ़ते हैं डाइजेशन में। नहीं, तो वो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम लोग फॉर्म पढ़ते हैं ना, तो जब इनएक्टिव फॉर्म में होता है उसे प्रो रेनिन बोलते हैं, ठीक है। फिर जब वो उसको एक्टिवेट जो फॉर्म होती है ना, उसको बोलते हैं रेनिन। फिर ये उसको उससे कंफ्यूज ना करिएगा, रेनिन एंजियोटेंसिन किडनी वाला, वो सिस्टम अलग है, ठीक। एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी लाइट रिएक्शन में, और रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस NADPH2। अब इसका फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड, एसिटिमाइड, अब डाइहाइड्रो, इस तरह के बड़ा सा, ये भी अगेन फुल फॉर्म की उसकी जरूरत नहीं, ये समझिएगा कि ये जो ये ना इसके लिए सब्सटेंस का काम करता है। इस वजह से कनेक्शन है, कनेक्शन समझिएगा, ठीक है, कि रटने का उस पर दिमाग पे कम पड़े, थोड़ा सा किसी तरह का कनेक्शन बैठा रहेगा तो पता रहेगा कि इन दोनों में कनेक्शन क्या है। दोनों ही लाइट में भी चल सकती है, डार्क में, इसके लिए लाइट जरूरी है, ये लाइट और डार्क किसी में भी चल सकती है। ये जो सब्सटेंस इस्तेमाल करता है वो लाइट रिएक्शन से आता है।
जैसे मैं पहले बताया था, जो सब्सटेंस आता है वो लाइट रिएक्शन से आता है, तो उसका सब्सटेंस क्या हुआ, ये हुआ। अब हाँ, ये चीज, ये इस पे बनता है, जैसे मैंने बताया था ना कि वो जो हमने पढ़ी थी इक्वेशन ना शुरू में। अब 6CO2 12H2O ग्लूकोज बनता है, 6O2 रिलीज होती है, प्लस वाटर बनता है। उसमें हमने ये सब्सटेंसेस नहीं लिखे थे, जैसे ये हायर क्लास में आएगा कि उसमें नंबर ऑफ एटीपीज भी लिखा रहेगा और NADPH2 टाइप के रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस भी लिखे रहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लाइट रिएक्शन में जो एंड प्रोडक्ट बनता है ना, एक तो एटीपी बनता है, ठीक है, दूसरा ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस NADPH2 बनता है, जो कि यहाँ के इसके लिए एज अ सब्सटेंस काम करता है। कैसे काम करता है, अब यहाँ पे एक चीज आती है, जैसे हमने बात करा था भाई कि लाइट गिरती है और उसके एक 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 एंटीना होता है, मतलब उसको बोलते हैं एंटीना। ठीक है, तो वो शुरुआत कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, मतलब उनको इतनी लाइट गिरने पे एनर्जी मिलती है कि वो एक एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। ये आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी 12th तक एनसीईआरटी वगैरह में, तो ये टर्म सुना होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कहीं से करेगा, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए भी एक पोटेंशियल चाहिए ना। ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है, लाइट गिरती है, फोटॉन्स गिरते हैं एनर्जी सेंटर्स पे, जैसे हमने बात करते हैं ना पिगमेंट्स, पिगमेंट्स में क्या होता है, एनर्जी सेंटर्स होते हैं। ये बिना लिखे इसलिए बता रहा हूं कि ये स्कोप आपके स्कोप के बाहर है, लेकिन आपके एक विजुलाइज करने के लिए ये थोड़ा सा बेसिक समझना जरूरी है कि काम हो क्या रहा है फोटोसिंथेसिस में। जो मेन चीज जानने की थी वो लिखा दिया, ठीक है, लेकिन वो वहां तक हम मोटा मोटा पहुंचे कैसे, रास्ता क्या है। ठीक, तो लाइट गिरी, फोटॉन्स, एनर्जी पैकेट्स होते हैं फोटॉन्स, लाइट। ठीक है, उसने वो एंटीना या पिगमेंट्स में एंटीना, एंटीना क्या समझ लीजिए, जैसे एंटीना होता है ना, रिसीव करता है सिंपल भाषा में। तो वहां पे भी कुछ सेंटर्स होते हैं, एनर्जी सेंटर्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीनास। और वो अब उसके भी आगे डिटेलिंग में कि अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग एक्टिवेट होता है, वो भी अगेन आपके स्कोप के बाहर है, लेकिन समझिएगा कि वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चीज है कि भाई सर्टेन लेवल पे सर्टेन एनर्जी गिरती है तो वो एक्टिवेट होता है, ऐसे नहीं कि। तो एंटीनास ने आगे कैसे बढ़ाया, वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, पहले एक्यूमुलेट होते हैं, फिर अगेन बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि उसका ना रेडियस पोटेंशियल को और इलेक्ट्रॉन पासिंग को फ्लो हेल्प करते हैं। ठीक, तो वो यहाँ पे ये टर्म इसलिए जरूरी है कि जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो की, क्योंकि एंड में हमें 4 प्रोटॉन भी मिलते हैं। ठीक, तो वो फ्लो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात हो रही है, तो एक जैसे बिजली, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, बिजली दौड़ती है, तो बिजली कैसे दौड़ती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, तब करंट दौड़ता है ना। तो करंट क्या, करंट भी क्या होता है, फ्लो ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ही तो होता है। आप समझ गए कि यहां पे भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। ठीक, तो उसके लिए रिडॉक्स, एक रिडॉक्स पोटेंशियल होता है, वो डेवलप होता है, उस वजह से यहाँ पे ये जो जेट्स की ऐसा ऐसा कुछ होता है। ठीक है, 2 सेंटर्स होते हैं और वो इस तरह से। अब इसके बाद एक अगली रिएक्शन आती है वहां पे, यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये काम हुआ कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो गया। यहां पे इतने काम हो गए, लेकिन अभी एक काम नहीं हुआ है, ग्लूकोज हमारा नहीं बना है, कार्बोहाइड्रेट नहीं बना है। ठीक है, वो कहां बनेगा, वो यहां बनेगा, CO2 फिक्सेशन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन रिलीज या फॉर्मेशन। ठीक है, इधर वाले में इतना पार्ट यहां तक हो जाता है, ये स्टेप्स। अभी लेकिन उस जो हमने रिएक्शन लिखी थी फोटोसिंथेसिस की, उसमें क्या नहीं हुआ था, एक अभी भी रह रहा है कि हमारा ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बना ही नहीं अभी तक, वो इसमें जाके बनेगा। ठीक, मतलब इसके भी आगे है, लेकिन आप समझिएगा उसमें यहां से आगे बढ़ेगा तब काम होगा। यहां इतना जो है, ये इतना यहीं तक होगा, इसमें इतने स्टेप्स होंगे। तो यहां पे क्या होता है बेसिकली, एक टर्म में बोले तो CO2 फिक्सेशन, या हिंदी में बोलते हैं कार्बन, इसमें बहुत क्लाइमेट चेंज बड़ा इस्तेमाल होता है, आ, क्या बोलते हैं उसको, कोई बताएगा। उस पर स्कीम वगैरह भी चलती है ना सर, बहुत सारा कॉप, अभी COP27 हुआ है, कहाँ हुआ है, COP27 हुआ है इजिप्ट में। ठीक, सही बात, इजिप्ट में कहाँ, COP27 हुआ है, COP27।
हाँ, कहाँ हुआ है? इजिप्ट, शर्म अल शेख। अभी हुआ है, परसों नरसों खत्म हुआ है। ठीक, आपका करंट भी हो गया, इसमें एनवायरमेंट भी हो गया। ठीक, वहां से इंडिया से कौन गया था? क्या पीएम मोदी गए थे? ये न्यूज में था कि इंडिया से कोई फेमस गया ही नहीं। ठीक, ये पॉइंट आपके आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डिटेलिंग, स्ट्रक्चर, फ्लो, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। ये मैंने कहानी इसलिए बताई कि आप विजुलाइज कर सको कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वो आपके एग्जाम पर्पज से आपके बाहर है। ठीक, जो जानने, याद करने, समझने की जरूरत है वो ये है। ठीक, अच्छा, अब इसकी हम लोग बात कर रहे थे ना कि ये स्ट्रोमा में होता है। अब इसके स्ट्रोमा में होने का मेन कारण ये होता है, जैसे हमने बात करी ना, हमने इसकी बात कर रहे थे, आरयूबीपी या रुबिस्को की बात करी ना हमने, वो उसके स्ट्रोमा में ही पाया जाता है, वो इसमें ग्रेनो में पाया नहीं जाता है। और वो इस्तेमाल हो के बाद में रीयूज हुआ करता है। जैसे एंजाइम की हम लोगों ने बात की थी कि रीयूजेबल होते हैं, किसी इक्वेशन में वो खर्च नहीं हो जाते, यूज नहीं हो जाते। ठीक, तो वो ये रिएक्शन स्ट्रोमा में ही क्यों होती है? क्योंकि इसके लिए, सिंपल बात, इसके लिए जो नेसेसरी एंजाइम्स हैं वो इसके स्ट्रोमा में ही पाए जाते हैं। वो इस वजह से ये रिएक्शन ग्रेना में नहीं होती, ग्रेना या ग्रेनम में। ठीक, अच्छा, दूसरा जैसे मैंने बताया कि यहां फिक्सेशन ऑफ CO2 यहां होता है। फिक्सेशन से यहां मतलब क्या होता है? ग्लूकोज फॉर्मेशन या कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन। ठीक, कार्बन फिक्स हो रहा है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है भाई? यहां पे ये रीजनरेट जैसे यूज हुआ, तो रीजनरेशन ऑफ, ठीक, इस्तेमाल हुआ, यहीं पे रीजनरेट भी हो गया। और कौन सा है? ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज क्या है? हाँ, एक चीज देखिए, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका एक नाम है हिल रिएक्शन, क्योंकि किसी हिल नाम के व्यक्ति ने बोला था, शायद रॉबर्ट हिल या कुछ ऐसे नाम था। ठीक है, इसलिए हिल रिएक्शन है। इसको बोलते हैं कैल्विन साइकिल, बिकॉज एक मेल्विन कैल्विन करके नाम था, उन्होंने ये खोजा था। ठीक, तो इनका नाम जो है इस वजह से खोजने वालों के नाम पे। ठीक, एक नाम ये है इसलिए। और क्या है? अच्छा, एक एग्जाम के लिए एक और पॉइंट बताइए। चलिए, ये भी कोई रिपीट क्वेश्चन है। ये हो गया, हटा दूं? हटा दूं? क्या? एक, ठीक, और कोई कोई कंटेस्ट करना चाहेगा इसको? क्या?
वो कह रहे दो, और कोई? यूग्लिना, किसने बोला ए? अच्छा थर्ड, ठीक, थर्ड ठीक, आंसर है यूग्लिना। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, इसको अलग अलग वर्ड्स में आया हुआ है, कनेक्टिंग लिंक पूछ लेते हैं या यही पूछ लेते हैं कि भाई इसमें कौन है जो प्लांट और एनिमल जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, लैंग्वेज का खेल है लेकिन समझिएगा। अच्छा एक टर्म और है, ये सिर्फ जानकारी के लिए है आपके, ठीक, फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस होता कैसे नहीं, ये टर्म है, ये इसका ये मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी का फॉर्मेशन जो है, ठीक है, किसके? लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक, ये टर्म यहां पे क्यों जरूरी है? क्योंकि यहां पे ये काम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये टर्म इसके लिए इस्तेमाल होता है, स्पेशल टर्म है इसलिए स्पेशल नाम है, इसलिए लिखा दिया। क्योंकि अगर ऐसा कुछ, जैसे मैंने बताया ना कि आपसे डिटेलिंग नहीं पूछेंगे कि स्टेप्स बताइए, जेड स्कीम के स्टेप्स बताइए, वो आपसे ये नहीं लिखवाएंगे ना पूछेंगे। ठीक, वो टर्म में या क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ हेरफेर कर सकते हैं, है ना, ऑप्शन में। इस वजह से एटीपी बन रही है तो हमें पता है भाई सेल की एनर्जी करेंसी है। ठीक, अब ये एक क्वेश्चन शायद आया हुआ है कि ये अब किस एग्जाम का था लेकिन याद नहीं, लेकिन किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आया था शायद, पता नहीं वनडे था कि क्या था, कि क्वेश्चन क्या था? हाँ, कन्वर्जन तो है, क्वेश्चन ये था कि इसमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें रिलीज होगी। ठीक, दिख रहा है, हटाओ। तो एडीपी से एएमपी में, अब ये पहले तो ये पता है ना, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, तो मतलब 3 फॉस्फेट होंगे इसमें, तो एक हटेगा तो डी हो जाएगा, एक और हटेगा तो एम हो जाएगा, तो डाई मोनो। तो ये क्वेश्चन था कि भाई इसमें से कौन से कन्वर्जन में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती। इन्होंने बोला, एक ऑप्शन आया है थर्ड का, 2 लोग का, और कोई? क्या नहीं, इसके बीच में कोई बोला था सेकंड, बोले थे क्या? हाँ, नोटा, सेकंड कोई बोला था क्या? मुझे लगा सेकंड कोई बोला, खैर इधर से थर्ड। हाँ भाई, थर्ड, सेकंड थर्ड क्या? सेकंड थर्ड, तो भाई आंसर है सेकंड। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, किस एग्जाम का अभी नहीं याद है क्या किसी, लेकिन है गवर्नमेंट एग्जाम का, सॉरी। होता क्यों नहीं है भाई? ऐसा है ना कि 3 बॉन्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है, एटीपी ऐसे करके पहला फॉस्फेट, ऐसे करके दूसरा, तीसरा, ठीक है। अब ये तीनों के एनर्जी लेवल्स अलग अलग होते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, उन्होंने ये डिस्कवरी है कि तीनों के एनर्जी के जो अमाउंट है वो अलग अलग है, तो इसमें जो पहला वाला होता है ना उसकी सबसे ज्यादा होती, वो वही आंसर है। ठीक है, ये कोई उसमें वैसा लॉजिक नहीं है, ये डिस्कवरी है। हाँ,
कोई भी वाला लॉजिक नहीं है। मतलब ये लॉजिक तो वो है ना कि आपने 1+1 किया तो कुछ बन रहा है, ऐसा नहीं है। एक चीज है और उसमें उन्होंने डिस्कवर किया कि अच्छा इसका ये इसका अमाउंट इतना है, इसका अमाउंट इतना है, इसका अमाउंट इतना है। ठीक है, उसमें वो उसमें लॉजिक नहीं, उन्होंने डिस्कवर किया। ठीक, सॉरी, वो भाई वो बात अलग है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि भाई तीन बॉन्ड हैं, तीनों की एनर्जी अलग अलग। ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा कन्वर्जन होगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, आप जो कह रहे हो शायद ना वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, ठीक है, वो अलग चीज है। जैसे ट्रिपल है तो मजबूती ज्यादा है, डबल है तो नहीं, नहीं वो बात नहीं हो रही। ठीक, यहाँ पे सबका अपना एक ही बॉन्ड का है। ठीक है, अब ये भी यहाँ कई सारे बॉन्ड नहीं है। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब वो लेकिन ये अगेन एटीपी स्ट्रक्चर की बात है, वो अगेन स्कोप के बाहर, लेकिन ये किसी वनडे एग्जाम में आया था, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये हो गया। फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फोटोकेमिकल। अच्छा, अब अब इसमें ही ना, जैसे जेड स्कीम मैंने बताया कि कुछ रिएक्शन ये कुछ ऐसे चलती है जेड के फॉर्म में, इसलिए बोलते हैं जेड स्कीम। अब इसके भी दो टाइप होते हैं, साइक्लिक नॉन साइक्लिक, ये भी आपके स्कोप के बाहर, लेकिन ये एनसीईआरटी में है, लेकिन हायर एनसीईआरटी में है, शायद 10 तक में नहीं, 10 तक में नहीं है, लेकिन ये 11 12 में है। तो इसलिए अभी जाके इसके बाद अगर आप जाएंगे और एक बार एनसीईआरटी 10 तक की देख लेंगे तो आपके दिमाग में चीज सीमेंट हो जाएगी, जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, फाउंडेशन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गया। अब इसी में ही फिर हम लोगों ने वो बात करी थी ना, जब सेल ऑर्गेनल पढ़ रहे थे, F0 F1, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, ये पाया कहा जाता है? ये हम लोगों ने कहां पढ़ा था? क्लोरोफिल, ग्रीना में, थैलेकॉइड। ठीक, नाम इसलिए कि इस ऑक्सीसोम्स याद आ रहा है, यूनिट ऑफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ, नहीं, फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शनल यूनिट क्या होगा? ये लिखाया था, देखिए, कोई बताएगा? बताइए। अच्छा, दूसरी, अब इसमें एक एक दो साइकिल का नाम और आता है। जो डार्क रिएक्शन थी ना, इस एक चीज होती है C3 साइकिल, ये नाम सुना है? C3 साइकिल और C4 साइकिल। हाँ, अच्छा, कार्बन फिक्सेशन होने के दो तरीके होते हैं, दो तरह की साइकिल होती है, C3 और C4। अब इसका मतलब ये नहीं कि सेम टू सेम चल रही है, ये नाम किस बेसिस पे आया है? बेसिकली ये CO2 फिक्सेशन जो होता है भाई, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, CO2 फिक्सेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट ही वो कार्बोहाइड्रेट या वो सुक्रोज या ग्लूकोज नहीं बन जा रहा है, कुछ बीच में स्टेप्स होते हैं। तो यहां से लाइट रिएक्शन से आने के बाद जो पहला कुछ कुछ प्लांट्स में पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का होता है, इसलिए उसे बोलते हैं C3 साइकिल। पहले नाम क्यों पड़ा ये समझ लीजिएगा, सिंपल सा लॉजिक है कि पहला जो कार्बो कंपाउंड बनेगा, ठीक है, C3 है, और दूसरा है वो C4 है।
चलिए ठीक है, थैंक यू।